हेलो एवरीवन। तो कैसे हो क्लास 8th के स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th की एसएसटी की जो न्यू बुक आई है, समाज का दिन भारत और उसके आगे का दूसरा चैप्टर, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसके कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर एक टॉपिक मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ये चैप्टर पहले से स्टार्ट कर चुका हूँ। ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 7 होगी। हाँ, लगभग आधा हमारा चैप्टर हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि एसएसटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कम से कम 10 से 12 वीडियो में कवर करना होता है, स्पेशली क्लास 8th की एसएसटी, क्योंकि हर एक टॉपिक डिटेल में होता है और आपको डिटेल में समझाना होता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर एक चैप्टर को आपको थोड़ा ज़्यादा वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 7 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण चैप्टर से। जिन जिन बच्चों ने 6 वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल, जो आपके दोस्त हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आखिरी वीडियो में ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था। पार्ट 6 के आखिरी कुछ मिनटों में हमने अहोम टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, जनजाति के बारे में। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सिखों का उदय। ठीक है, सिखों का उदय। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिखों का उदय। आपको पता है कि सिख एक धर्म है, सिख धर्म। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका उदय कैसे हुआ। 15वीं शताब्दी में जब पंजाब में गुरु नानक ने समानता, करुणा, ईश्वर की एकता यानी एक ओखर का संदेश फैलाया, उनके अनुयायी सिख के रूप में जाने गए। यानी जब 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी ने समानता, यानी सब में समानता, करुणा व ईश्वर की एकता, यानी गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में लोगों में समानता फैलाई, लोगों को करुणा बताया, दूसरे लोगों के प्रति करुणा दिखाइए और ईश्वर का नाम जाप कीजिए। तो इन कारणों की वजह से बाबा गुरु नानक जी के कई अनुयायी बन गए, जिन्हें सिखों के रूप में जाना गया। यद्यपि सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सिखों का उदय यानी सिख पंथ का उदय एक आध्यात्मिक यानी एक रिलीजियस मूवमेंट यानी आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। किंतु बाद के कुछ मुगल शासकों की बढ़ती अशोषणीयता, उत्पीड़न से सिख गुरुओं को उत्तर देने पर विवश किया गया। यानी फिर क्या हुआ कि कुछ मुगल शासक थे, उन्होंने क्या किया, अपनी उत्पीड़न यानी उन्होंने विद्रोह किया, अपना असहिष्णुता यानी अनुचित व्यवहार किया, उत्पीड़न किया सिखों का। तो इस वजह से सिख जो गुरु थे ना, बड़े वाले, उनको उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन वे ज़्यादा नहीं कहते थे, वे केवल अपने ईश्वर का नाम जप करते थे, सिख गुरु। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके विद्रोही पुत्र का समर्थन किया, तब उसने गुरु को यातनाएं देकर मृत्युदंड दिया। देखिए, जब जहांगीर को पता चला था कि जब गुरु अर्जन देव जी ने उसके विद्रोही पुत्र का समर्थन किया, कि जब जहांगीर था ना, आपको पता है कि जहांगीर उसका बेटा था अकबर का। जब जहांगीर को पता चला कि जो गुरु अर्जन देव जी थे, जो सिखों के गुरु थे, कि वो अर्जन देव जी जहांगीर का जो पुत्र था, वह खुद ही अपने पिता यानी जहांगीर का विद्रोह कर रहा था, तो गुरु अर्जन देव जी ने उसका समर्थन किया। तो ये बात जब जहांगीर को पता चली ना, तो उसने जो गुरु थे उसको मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, इस घटना ने गुरु अर्जन देव जी के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जी को सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करने और सिख सेना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी इस घटना के बाद जो गुरु अर्जन देव जी थे, उनके पुत्र थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने फिर अपने पिता की जो इस घटना के बाद सैन्य प्रशिक्षण यानी उन्होंने ठान लिया कि हम भी एक सेना बनाएंगे, और सिख सेना बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिला, जिसने मुगल सेनाओं के विरुद्ध कई लड़ाई लड़ी। फिर उन्होंने मुगलों के विरुद्ध कई लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक समूह इस्लामी उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। देखिए, सिखों के कई गुरु थे, इनमें से गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या हुआ था कि 1675 में जब कश्मीर में जो पंडित थे, उनका उत्पीड़न यानी उनके खिलाफ, उनके साथ उत्पीड़न यानी उनका शोषण किया जा रहा था, इस्लामी लोग कर रहे थे। ठीक है, तो वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे शरण लेने के लिए। गुरु ने उनके साथ खड़े होने व शहादत स्वीकार करने का निर्णय लिया। गुरु ने कहा, हम उनकी मदद करेंगे और उनके साथ खड़ा होंगे। औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया तथा इस्लाम स्वीकारने का आदेश दिया। यानी औरंगजेब ने भी इन्हें बंदी बना दिया और इनको मुसलमान यानी इस्लाम स्वीकारने का आदेश दिया था। ठीक है, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। यातनाएं झेलने तथा अपने 2 शिष्यों की यातनाओं के कारण मृत्यु होने के बाद भी गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब गुरु के साथ इतने यातनाएं हुई, उनके 2 शिष्य को मृत्यु दंड दे दिया, फिर भी गुरु ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा, अपने धर्म पर अडिंग रहे, अपने आदर्शों पर अडिंग रहे। औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम कर दिया गया। यानी जो आज आपको पता है कि दिल्ली में एक चांदनी चौक जगह है, दिल्ली में। ठीक है, तो औरंगजेब के आदेश के बाद उस जगह पर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ठीक है, प्रत्युत्तर में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10वीं शताब्दी में आए व अंतिम गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह न्याय, समानता, आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबंध एवं सैन्य भाईचारा था, जो प्राणों की चिंता के बिना मुगल सेना से भिड़ता रहा। यानी उनके जो पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव भी रखी थी। ठीक है, उन्होंने खालसा पंथ की इसलिए नींव रखी ताकि वो न्याय कर सके, ताकि वो समानता कर सके, ताकि वो आस्था की सुरक्षा कर सकें व भाईचारे के साथ मुगलों के सामने भिड़ें, उनका सामना करें। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। देखिए, यह रहा गुरु गोविंद सिंह जी का एक चित्र, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी।
मुगल साम्राज्य के पतन के साथ विशेष रूप से मराठाओं के आक्रमण के कारण पंजाब क्षेत्र में कई सिख संघ उभरे। यानी जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मराठाओं के आक्रमण, जो मुगल साम्राज्य का जब पतन आया, किसने किया था? मराठाओं ने। तो पंजाब में कई सिख समुदाय उभरे। अतः 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के कई प्रयासों से एकत्रित किया गया। यानी 19वीं शताब्दी में जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे ना, उनके प्रयासों से ये जयसंघ एकत्रित हुआ। रणजीत सिंह जी की सैन्य कुशाग्रता, कूटनीतिक कौशल व धार्मिक सहिष्णुता में उन्हें एक सशक्त केंद्रीय साम्राज्य स्थापित करने की सहायता दी। यानी महाराजा रणजीत सिंह जी, उनकी एक सैनिक कुशलता थी, यानी उनकी सेना मजबूत थी, उनकी सैनिक कुशलता थी, कौशल था उनके पास, उनकी कूटनीतिक कौशल, यानी उनके पास अच्छी अच्छी रणनीतियाँ थी, धार्मिक सहिष्णुता यानी धर्म के प्रति अपने धर्म का पालन करना, ठीक है, एवं उन्हें एक सशक्त केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना करने को मदद दी। यानी इन सभी चीज़ों ने उन्हें एक साम्राज्य की स्थापना करने में मदद की, जो कश्मीर से कुछ भागों सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भागों तक विस्तृत था। यानी ये साम्राज्य उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रहा, कश्मीर से, ठीक है। एक ये चार्ट है कि प्रमुख राजवंश, ठीक है। हमारा सिखों वाला टॉपिक तो खत्म थोड़ा सा रह रहा है, लेकिन आप एक चार्ट समझ लीजिए कि प्रमुख, हमें इस चैप्टर में प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। चैप्टर का ये निचोड़ा, ये वाला चार्ट, माइंड मैप, ठीक है। प्लीज़ इनको एक बार देख लो। देखिए, हमने दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, हमने अभी सिखों के बारे में पढ़ा, हमने आहूम के बारे में पढ़ा, हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा, हमने पूर्व गंग राजवंशों के बारे में थोड़ा पढ़ा, और हमने बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ा, हमने होय सल व विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, हमने गजपति साम्राज्य के बारे में पढ़ा। यानी हमने इस चित्र में, यानी यह चित्र इस अध्याय में समाज प्रमुख राजवंश, यानी हमने अभी तक जो भी पढ़ा, हमने राजवंशों के बारे में पढ़ा है, उनके भौगोलिक स्थानों के बारे में पढ़ा, ठीक है। यानी जो हमने ऊपर पढ़ा उसका ये एक सारांश यानी निचोड़ है, समरी टाइप सी बना रखी है, ठीक है। सिख साम्राज्य जो कश्मीर के कुछ भाग सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। यानी सिख जो साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर उत्तर पश्चिम के अधिक इलाकों में फैला हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य जब मुगल साम्राज्य के अवशेषों तथा तंदर ब्रिटिश विस्तार दोनों का विरोध करता है, यानी इन्होंने, सिख साम्राज्य ने ब्रिटिशों का भी विरोध किया और मुगल साम्राज्य का भी विरोध किया। देन अब हमारा अगला टॉपिक है भारत का प्रशासन। यानी भारत में मुख्यतः किन किन लोगों ने शासन किया, उसकी एक मतलब नोट्स टाइप से बता रखा है। यानी भारत में किन किन लोगों ने प्रशासन किया, पहला बता रखा है दिल्ली सल्तनत, फिर बता रखा है मुगल प्रशासन। देखिए, मैं आज की वीडियो में ये वाला लास्ट टॉपिक करवा दूंगा, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। भारत में प्रशासन दिल्ली सल्तनत का कैसा रहा, यानी या दिल्ली सल्तनत भारत में प्रशासन कैसे करती थी, कैसे कैसे तरीके अपनाती थी, राजनीतिक प्रणाली कैसे थी, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हम स्टार्ट करेंगे मुगल प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। आज हम ये खत्म कर देते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान पर केंद्रित एक राजनीतिक व्यवस्था आरंभ की, जिसमें सुल्तान के पास राजनीतिक व सैन्य प्रमुख के पूर्ण अधिकार होते थे। यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई तो दिल्ली सल्तनत ने एक राजनीतिक प्रणाली आरंभ की, उसमें सुल्तान सबसे अधिक ऊपर होता था, सुल्तान के पास राजनीतिक अधिकार होते थे, सेना के सभी अधिकार सुल्तान के पास होते थे। समकालीन इतिहास के अनुसार उनके कर्तव्य में संभावित आक्रमणों से इस्लाम के क्षेत्रों की रक्षा करना, शुल्क और कर करना था। यानी जो पहले के इतिहास के अनुसार सुल्तान का कर्तव्य इस्लाम के, जो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों की रक्षा करना, अपने साम्राज्य की रक्षा करना और शुल्क व कर संग्रह करना था, तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सार्वजनिक विषय और लोगों की स्थिति से जुड़ा रहना। यानी उनका प्रमुख काम लोगों से जुड़ा रहना और सार्वजनिक संपर्क करना वो था। सुल्तान को एक मंत्री परिषद की सहायता प्राप्त होती थी, जो सल्तनत के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते थे। यानी सुल्तान मंत्री परिषद से भी जुड़ा होता था, जो सल्तनत के विभिन्न विभागों के परिसर होते थे। यानी जो दिल्ली सल्तनत के कई विभाग थे और उन विभागों के मंत्री परिषद थे और सुल्तान इन मंत्री परिषद से भी जुड़ा हुआ होता था। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है एकता प्रणाली, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रशासन एक प्रमुख साधन एकता प्रणाली थी, जिसमें कर वसूली के लिए कुलीनों यानी इक्तादारों के क्षेत्र को सौंप दिया जाता था। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उन्होंने प्रशासन के लिए एक प्रणाली अपनाई, जिसका नाम था एकता प्रणाली, जिससे सुल्तान का काम आसान हो जाता था। सुल्तान क्या करता था, एक आदमी रखता था जिसे कुलीन कहते थे, यानी इक्तादारों, जो इक्तादार होते थे वह क्या करते थे, इक्तादारों को एक क्षेत्र दिया करते थे कि तुम जाओ इस क्षेत्र पर रहो और इस क्षेत्र से टैक्स लिया करो, इनसे जो भी टैक्स लिया होता है, भूमि अधिकार कुछ भी, इनसे टैक्स लिया करो, तो इसे एकता प्रणाली कहते हैं। व्यय कटौती के पश्चात शेष राजस्व सुल्तान के कोष में जमा हो जाता था। सेना के रखरखाव के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से आवश्यक थी। यानी जो वो कुलीन था यानी इक्तादार था, वो क्या करता था, कुछ टैक्स अपने पास रखता था, कुछ टैक्स राजा को दे देता था यानी सुल्तान को देता था, और कुछ टैक्स का इस्तेमाल सेना के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एकता प्रणाली में ध्यान से सुनना। इस प्रणाली ने केंद्रीय सत्ता के प्रति विश्वसनीय स्थानीय शासकों का एक जाल निर्मित किया। यानी इस प्रणाली ने राजा को विश्वास दिलाया और स्थानीय स्तर पर एक प्रशासकों का एक जाल निर्मित किया, ठीक है। और मतलब स्थानीय स्तर पर भी कुछ छोटे मोटे राजा बने, यानी जो मतलब आज के समय में जो एमएलए एमपी वगैरह हैं वही उस समय के स्थानीय प्रशासक आप समझ सकते हैं, किंतु उनके पद अनुवांशिक नहीं होते थे। यानी कोई जो इक्तादार होता था उसका बेटा इक्तादार नहीं होता था। यद्यपि व्यापार पर प्रत्येक स्तर पर कर लगाया जाता था और व्यापार पर टैक्स होता था। इसका सर्वाधिक
बोझ कृषकों पर पड़ता था, यानी सबसे अधिक टैक्स का बोझ किसानों को देना पड़ता था उस समय, क्योंकि खेती अधिक होती थी उस समय। कुछ समकालीन विवरणों से भूमि से जो राजस्व संग्रह के समय अत्यधिक क्रूरता का उल्लेख मिलता है, यानी उस समय कभी किसान टैक्स देते थे, कभी नहीं देते थे, तो मतलब अधिकारी व किसानों के बीच लड़ाई चलती रहती थी, क्रूरता होती थी, हत्याएं होती रहती थी, ठीक है। कभी फसल खराब हो जाती थी, कभी अच्छी होती थी, तो मतलब ये हड़बड़ी चलती रहती थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सुल्तानों कैसे राजनीतिक व्यवस्था आरंभ की, हमने वो पढ़ा, ठीक है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि मुगलों ने कैसे प्रशासन चलाया, वह कौन कौन से तरीके अपनाते थे राज्य को चलाने के लिए, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 8 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सभी वीडियो देख लेना जो पिछली रह रही है।